पिछले 2 से 3 साल बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हों, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर रह रहे हों। पहले तो पैंडेमिक आ गया था और उसके बाद सप्लाई चेन के इश्यूज़ और उसके बाद इन्फ्लेशन का इशू। इन्फ्लेशन के इशू ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री लाइक यूएस या यूरोप, उधर भी ऑलमोस्ट कोई 10% तक की इन्फ्लेशन टच कर रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में 22% ऑफिशियल है, लेकिन हो सकता है इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन के फिगर्स हों, एनुअल इन्फ्लेशन के फिगर्स। तो हर बंदा इससे अफेक्ट हुआ है। ऑल्दो कि जिस ज़माने में ये कोविड आया था उस ज़माने में बहुत सारी कंपनीज इससे फ़ायदा भी उठा रही थी, जस्ट लाइक जो टॉयलेटरी कंपनीज थी या जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बना रही थी या जो सॉफ्टवेयर बना रही थी जूम जैसे, या जिसमें रिमोट जो कम्युनिकेशन के ऑप्शंस थे वो मिल रहे थे। इसी तरह से बल्कि अभी भी जो वॉर इन यूक्रेन हो रही है, रशिया वाला जो इशू चल रहा है, उसके अंदर फिनलैंड के अंदर जो सबसे बड़ा इशू आ गया है वो अगेन टॉयलेट पेपर्स का आ गया है। तो इमेजिन करें ये उस ज़माने में भी था जब ये पैंडेमिक आया था, उस ज़माने में भी ये पता नहीं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को सबसे बड़ा मसला ये टॉयलेट पेपर्स का क्यों हो जाता है। एनीवेज, हम इस चैनल के ऊपर बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की। तो पर्सनल फाइनेंस के अंदर हर जो इंडिविजुअल होता है उस जो इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा होता है, हम उसके ऊपर या उसकी इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करते हैं। मैंने इस चैनल के ऊपर ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात नहीं की है। आज हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन को टच करते हैं और इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड देन हम किस तरह से इन्फ्लेशन को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने जो हाउस होल्ड है उसको इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से उस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप चाहूँगा कि आज कोई 4-5 टर्म्स ऐसी हैं जो कि रेगुलरली यूज़ होती हैं, जो इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं या आपको न्यूज़ में मिलती हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन है क्या? अगर फ़र्ज़ करें हम एक नॉर्मल कमोडिटी की बात करते हैं, हम आटे की बात करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आटा, मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता पाकिस्तान में आटा कितने का मिल रहा है। लेट से आटा पाकिस्तान के अंदर 100 रुपये का मिल रहा है पर केजी। अगर 100 रुपये का पर केजी मिल रहा है पिछले साल और इस साल वो हो गया 150 रुपये का, तो अच्छी खासी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। और वो प्राइस इंक्रीज़ किस लेवल के ऊपर हुई है? तो 50%, आप ये समझ लें कि 50% की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि 100 रुपये के ऊपर अगर 50% लगाएं तो 50 रुपये बनते हैं, और 50 रुपये इंक्रीज़ हो गया तो 50% प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। हो सकता है किसी फ्रूट की प्राइस 20% बढ़ गई हो सकता है टमाटर की प्राइस 30% बढ़ गई हो। तो हम किस तरह से इन्फ्लेशन का एक फिगर लेके आ सकते हैं? तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने एक बास्केट बनाई हुई है, गवर्नमेंट उसको सीपीआई कहती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब उस बास्केट के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उन प्राइसेस की जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। जो इंक्रीमेंट है उसका जो रेट है उसको वो सीपीआई इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर अब उस बास्केट की बात करें तो नॉर्मली उसके अंदर जो रेंट्स होते हैं या हाउसिंग होती है, या फिर उसके अंदर जो नॉर्मल कमोडिटीज़ होती हैं, डे टू डे यूज़ की फूड जो कंपोनेंट होता है, जो बेसिक कमोडिटी होती है फूड की, आटा हो गया, दालें हो गई, गोश्त हो गया, उस तरह की चीज़ें हो गई। प्लस उसके अंदर लेट से जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं या ट्रांसपोर्टेशन का एस्पेक्ट है, ये कोई 3-4 मेजर पॉइंट्स होते हैं जो सीपीआई का पार्ट होते हैं। अब इसके अंदर जो इम्पैक्ट होता है वो हर एक के ऊपर पड़ता तो है, लेकिन वो किसी पे ज़्यादा पड़ता है, किसी पे कम पड़ता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट बोलती है कि इन्फ्लेशन 20% है, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट मुझ पे उतना ना पड़ रहा हो जितना एक नॉर्मल जिसकी सैलरी कम हो उसके ऊपर पड़ रहा हो। अभी इसी के ऊपर बात करेंगे हम आगे चल के कि किस तरह से अपने अपने इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं इन्फ्लेशन के। लेकिन इसी के साथ हम दूसरी बात करते हैं, एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, वो है डिस इन्फ्लेशन की। डिस इन्फ्लेशन भी बेसिकली इन्फ्लेशन ही होती है, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर पिछले साल 20% इन्फ्लेशन थी तो इस साल अगर 15% हो गई, तो इन्फ्लेशन तो अपनी जगह पर मौजूद है, प्राइसेस बढ़ रही हैं अभी भी, लेकिन उन प्राइसेस में की बढ़ने में कमी आ गई है। पहले वो लेट से 50% जो बढ़ गया था आटा, इस साल वो 50% नहीं बढ़ता, वो 25% बढ़ता है। तो प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसके अंदर उसकी जो रेट है वो कम हो गया, तो इससे हम डिस इन्फ्लेशन कहते हैं। एक चीज़ होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वैसे कोई भी नहीं चाहता कि डिफ्लेशन हो, और उसका एक अलग टॉपिक है कि लोग क्यों नहीं चाहते या गवर्नमेंट्स क्यों नहीं चाहती कि हमारे यहाँ डिफ्लेशन हो। डिफ्लेशन का मतलब ये कि प्राइसेस कम होना शुरू हो जाए, यानी कि आटा लेट से 150 लेट से 100 रुपये का था, 150 का हो गया, उसके बाद अगले साल लेट से 200 रुपये का हो गया, अब उसकी प्राइस दोबारा 175 पे हो गई, फिर 150 पे हो गई, यानी कि उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाए। तो ये गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, और नॉर्मली ये चीज़ इकोनॉमी के लिए भी अच्छी नहीं है अगर प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएं। उसका एक बहुत बड़ा अलग से हम टॉपिक कवर कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, अगर इसके ऊपर बात करें कि प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएं तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वैसे पाकिस्तान में तो हमने आज तक नहीं देखी, लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं इस तरह के जिन्होंने डिफ्लेशन देखी है, और उसकी एग्जाम्पल्स भी अगेन उस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप कहते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर भी
वीडियो बन सकती है। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, जो एक और टर्म यूज़ होती है जो कि पाकिस्तान में तो उस तरह से हमने नहीं देखी, लेकिन ये चीज़ यूएस के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर देखी जाती है, पहले देखी गई है और अभी भी हो भी सकता है कि कभी भी आ जाए। वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर आपका एक तो ये कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एट द सेम टाइम जो जीडीपी रेट है वो कम हो रहा है, यानी कि आपकी ग्रोथ भी कम हो रही है, आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, आपके पास जॉब्स भी नहीं ग्रो कर रही हैं, हर चीज़ के अंदर तबाही मची हुई है, आपके पास महंगाई भी हो रही है, आपका जीडीपी नहीं बढ़ रहा, आपकी गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा नहीं आ रहे और एट द सेम टाइम आपके पास जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो रही है। यूएस के अंदर ये एक दफ़ा हुआ है 1970s के अंदर कि स्टैगफ्लेशन हुई है और स्टैगफ्लेशन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ वैसे हिस्ट्री के अंदर हमने बहुत कम देखी है, लेकिन ये एक टर्म थी तो मैंने कहा ये भी एक्सप्लेन कर दें। अब बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसका हमने इस जो बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं कहूँ इन्फ्लेशन से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आप ज़्यादा पैसे कमाएं, उसके बाद ज़्यादा सेव करें और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इन्वेस्ट करें। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? ज़्यादा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? कमाना तो आपको ज़्यादा है, वो तो बाय एनी मीन्स आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग कम होगी और ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। लेकिन एट द सेम टाइम फ़र्ज़ करें आपको आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, आपकी सैलरी के अंदर फ़र्ज़ करें, जो लोग यूएई के अंदर है वो समझ सकते हैं उस चीज़ को, अगर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा तो आपको क्या चीज़ सस्टेन करवाएगी? आपकी इन्वेस्टमेंट्स सस्टेन करवाएंगी, आपकी सेविंग्स सस्टेन करवाएंगी, क्योंकि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। आपकी सैलरी लेट से 15,000 दिरहम है, 15,000 दिरहम की सैलरी आपकी 10 साल से मौजूद है और वो वहीं पर मौजूद है, लेकिन आप पिछले 10 साल से उन 15,000 दिरहम में से 3,000 4,000 दिरहम इन्वेस्ट कर रहे थे। वो इवेंचुअली एक पैसिव इनकम आपको रोल ओवर होकर मिल रही है, वो स्नोबॉल होकर आपको पैसिव इनकम मिलना शुरू हो गई है। अब जो 15,000 दिरहम की आपकी सेविंग्स से आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो ग्रो होना शुरू हो गई है, यानी कि जो आपकी सैलरी है वो तो आपको पता है कि नहीं ग्रो होगी, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको पता है कि 5%, 10%, 3%, 2%, वॉट एवर द केस इज, उससे बढ़ सकती है। यानी कि हर सूरत में आपकी कुछ पॉइंट्स होंगे, आपको लेट्स से आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पर आपके पैसे कम हो गए या आपको नुकसान हो गया, लेकिन वो 1 साल नुकसान होगा, 2 साल नुकसान होंगे। अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया 3 साल, 4 साल, 5 साल नुकसान होगा, छठे साल जाके आपको इवेंचुअल फ़ायदा हो जाएगा। जो वो फ़ायदा होना शुरू होगा तो वो आपको सारे के सारे आपके गम धुला देगा। पॉइंट ये है कि आपकी जब सैलरी जब नहीं बढ़ रही, आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपको काम करके देगी। लेकिन अगेन मैंने इससे पहले सैलरी के बारे में जो वीडियो बनाई थी कि आपकी सैलरी कहाँ कहाँ जानी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है कि आपको सैलरी का मेजर कंपोनेंट सेव करना चाहिए। कितना सेव करना चाहिए मैंने उसमें जिक्र किया था, मिनिमम आपको 20% आपको सेव एंड इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी 30% आपको वांट्स में डालना चाहिए, 50% आपकी नीड्स होनी चाहिए। ये मिनिमम बेयर मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही करते हैं बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। बल्कि फायर मोमेंट जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, फायर मोमेंट के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं आपको 70% अपनी सैलरी सेव करनी है। अब इसमें डिबेट हो जाती है कि आपको इतनी सैलरी वाकई सेव करनी चाहिए, अपने इनकम इतनी, अपने आप को इतना सप्रेस करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि अगर किसी को 10 साल के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो आपको इसी लेवल पे काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लाला लैंड में रह रहे हो और आप हर चीज़ हर तरह से स्पेंड भी कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाह रहे हो। तो किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, आपकी मर्जी है आप सेक्रीफाइस करें। जैसे मैंने जब गाड़ी पे वीडियो बनाई थी कि बेसिक थंब रूल क्या होना चाहिए गाड़ी खरीदने का, उस पर भी लोगों ने कहा था कि ये पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट नहीं होता। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान पे फिर बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, लोग फिर फालतू में परेशान होते हैं। बात यह पर्सनल फाइनेंस होती है, पर्सनल लेवल के ऊपर होती है। आप अपने आप को एक कंट्री से एसोसिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आप रहते हैं, इसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे सेविंग या इन्वेस्टमेंट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अपने लेवल के ऊपर भी करनी चाहिए। तो अगर हम पर्सनल लेवल के ऊपर अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे फिर हमें किसी से शिकायत करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट आपको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रही है, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट जीसीसी कंट्रीज़ में भी आप रह रहे हैं तो आपको जब तक सोशल सिक्योरिटीज़ मिल रही हैं, आपको अपनी कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिल रही है, आपको अपनी अच्छी सैलरी मिल रही है, या आपको पैसे कैश फ्लो मिल रहा है किसी तरह से भी जीसीसी कंट्री में रहते हुए, इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जो आप अगर इसके आदी हो गए तो ये बल्कि सैलरी वाले वीडियो में मैंने कहा था ना कि ये 3 तरह की मेजर एडिक्शंस हैं। एक तो हेरोइन है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर है, तीसरी आपकी मेजर एडिक्शन है वो आपकी मंथली सैलरी। अगर आपकी मंथली सैलरी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर एडिक्शन हो गई आपकी, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए
इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको लाजमी पहले तो अपनी सैलरी इंक्रीज़ करनी है। सैलरी इंक्रीज़ जब तक नहीं भी हो रही है तब भी आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि उस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से अगर आपकी सैलरी ग्रो नहीं हो रही है तो एटलीस्ट आपके पैसे ग्रो होना शुरू हो जाएँ। ये ज़्यादा आसान है कंपेयर टू आप अपने बॉस के सामने रोते रहें कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ करें, सैलरी इंक्रीज़ करें। अगर सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही, आपको पता है कि आपकी वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो जॉब चेंज कर लें। जॉब चेंज नहीं कर सकते, सैलरी में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता, रोने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाएँ, अपना टाइम सही जगहों पे इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप दूसरों पे ब्लेम करें। आप अपने आप को इम्प्रूव करें, साइड हसल्स करें, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि हम लोग टाइम ज़ाया करते हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर टाइम ज़ाया करते हैं, यूट्यूब पे टाइम ज़ाया करते हैं, फजूल किस्म की चीज़ों में। इस चैनल के ऊपर नहीं, इस चैनल पे तो मैं आपको अच्छी चीज़ें बता रहा होता हूँ। तो इस चैनल को तो ज़रूर आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें इस वीडियो को। लेकिन वैसे यूट्यूब पे लोग मैं देखता हूँ फजूल किस्म की वीडियोज़ देख रहे होते हैं। यूट्यूब पे फिर भी एक बेहतर जॉनरा होता है जो आप देख सकते हैं, लेकिन टिकटॉक के ऊपर टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। हर चीज़ के अंदर प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। टिकटॉक भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बहुत लोग अच्छी तरह से यूज़ करें, लेकिन पाकिस्तान का टिकटॉक आप खोलें, आपको बहुत फजूल किस्म की चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टाइम ज़ाया करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद फाइट करनी पड़ेगी। ट्रेजरी बिल्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर कमेंट आ रहे थे कि यार ये 16% का अगर आपको प्रॉफिट मिल भी रहा है, या लेट्स से आफ्टर टैक्स 15.5% का प्रॉफिट आपको मिल भी रहा है, तो इन्फ्लेशन तो फिर भी बीट नहीं हो रही ना। तो मैंने भाई उनको बोलता हूँ कि इन्फ्लेशन ये पूरी ज़िंदगी 22% पे नहीं रहेगी, इसमें नीचे भी आना है। लॉन्ग टर्म होराइजन रखें, आपको अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना होता है। कुछ टाइम्स ऐसे आते हैं जिसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, और एक बात ये कि भाई देखें, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 22% का शायद मुझ पर उस तरह का 22% ना आ रहा हो। इन्फ्लेशन 22% होने का मतलब लेट से जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए और जिसकी सैलरी 3 लाख रुपए, उन दोनों के लिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 22% का नहीं होगा। 1 लाख रुपए वाले के ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट वाकई शायद 22% का पड़ जाए, लेकिन जो 3 लाख रुपए जिसकी सैलरी है, हो सकता है उसके ऊपर इम्पैक्ट लेट से 15% का पड़े। जितनी सैलरी ज़्यादा होगी उतना आपके पास कुशन ज़्यादा होगा और उतना इम्पैक्ट कम पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कॉम्पोनेंट सीपीआई का कॉम्पोनेंट है वो आपका लेट से आपका अपना घर है, आपको रेंट नहीं देना। अगर आप सोशल इकोनॉमिक्स क्लास के अंदर एक अच्छी क्लास के अंदर मौजूद हैं, तो हो सकता है आप अपने घर में रह रहे हो, आपको वो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं सीपीआई का जो रेंटल उसके अंदर कंपोनेंट है। हो सकता है आपको आपका फूड कंपोनेंट ऑलरेडी इतना कम हो, क्योंकि आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा है कि आप शायद 5% अपना फूड के ऊपर खर्च कर रहे हो, अपनी सैलरी का या आपकी इनकम का, अपने हाउस होल्ड इनकम का। क्योंकि डुअल इनकम घरों के अंदर ये फ़ायदा होता है कि आप अपना जो 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 फूड का जो बिल होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हो सकता है वो 5% हो, लेकिन जिसकी सैलरी हाउस होल्ड इनकम 1 लाख रुपए हो सकता है उसका फूड का बिल लेट से 30,000 रुपये हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको डायरेक्टली रिलेट करना इन्फ्लेशन को बीट करवाने के लिए, वो अपने साथ आप एक गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना बार बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी कभी इन्फ्लेशन लेट से मुल्क में इन्फ्लेशन 10% है और आपकी रिटर्न्स आपको लेट से 10% ही मिलना है, तो आपको उस पर खुश होना चाहिए? आपको उसमें खुश नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपकी अगर इन्फ्लेशन 10% है और आपको रिटर्न की पोटेंशियल उस वक्त वो तकरीबन लेट से 15-20% है ड्यू टू स्टॉक मार्केट, तो आपने वो टाइम मिस कर रहे हैं ना। फिर आप उस टाइम पर भी इन्फ्लेशन जितना रिटर्न ले रहे हैं और इस टाइम पर आप कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जैसा रिटर्न ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आज के ज़माने में मैं गारंटी से कह के कहता हूँ कि कोई भी ऐसा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको इन्फ्लेशन बीट कर सकें किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर। आज यूएस की मार्केट देख लें, वहाँ पर भी आपको नेगेटिव में रिटर्न्स मिल रहे हैं। आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट देख लें, वहाँ पर भी मैं तो खैर पॉजिटिव में हो गया हूँ, वैसे तो यूएस मार्केट में भी पॉजिटिव में हूँ, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव, आपका होराइजन क्या है। तो अगर उसकी बात करें तो आप कभी भी हार्डली 2%, 3%, 4%, 10% एट मैक्स आपको ये रिटर्न मिल रहे होंगे डॉलर टर्म्स के अंदर। और अगर इस तरह के रिटर्न्स हैं तो क्या मतलब, ये 1 साल के रिटर्न्स तो नहीं है ना। मैं अगर 20 साल का अपना होराइजन रखा हुआ है, तो मुझे हो सकता है 20 साल के अंदर और अच्छे रिटर्न्स मिल जाएं। और इन्फ्लेशन जो अगले 20 साल 22 साल है उसके अंदर एक जैसी तो रहेगी नहीं, ये एवरेज आउट करेगी। लेट से वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो एवरेज आउट शायद कर दे, वैसे तो नॉर्मली 3-4% पे होती है, लेकिन मेरे ख्याल से 3-4% कम है। लेट से 5%, 6% पे होती है, तो वो एवरेज आउट होकर इतनी ही लेवल पे आएगी। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 12%, 10% पे होती है, वो एवरेज आउट होकर उसी लेवल पे आएगी इवेंचुअली। तो अभी हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ पर हम अपनी इन्फ्लेशन को बीट कर दें। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है आप जो आपका कैपिटल है वो उससे भी हाथ धो बैठे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं एग्जाम्पल एक और देना चाह रहा था कि आप अगर घर की प्राइस की बात करें, तो मैं अगर दुबई की प्राइस की बात करूं तो दुबई के अंदर लेट से घरों की प्राइस हाई इन्फ्लेशन टाइम के ऊपर कम थी,
यानी कि आजकल जो हाई इन्फ्लेशन टाइम है उसमें कम हो गई। कोविड के ज़माने को आप छोड़ दें, लेकिन ओवरऑल बात करें ओवर द पीरियड ऑफ लेट से लास्ट 15 ईयर्स देखें तो उसके अंदर प्राइसेस इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब लो इन्फ्लेशन टाइम था उस वक्त बहुत बढ़ी हुई थी। तो आप डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। अगर मेरा टारगेट घर खरीदना है तो मुझे इन्फ्लेशन से तो इम्पैक्ट नहीं पड़ना ना। अगर मैं पाकिस्तान में आज जाऊं तो पाकिस्तान के अंदर 22% इन्फ्लेशन के साथ घरों की प्राइस तो उस तरह से 22% तो नहीं बढ़ी है। मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट्स उस तरह से तो नहीं बढ़ी हैं जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट थी। तो इसलिए अपने पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए। सिर्फ नंबर्स पे देख के परेशान होना कि इन्फ्लेशन इतनी हो गई, इन्फ्लेशन का नंबर सीपीआई का इन्फ्लेशन है। सीपीआई का इन्फ्लेशन अगेन इट डजंट मीन कि आप उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा हो आपके ऊपर। डेफिनेटली जब फूड इन्फ्लेशन होती है, चीज़ें महंगी हो रही होती हैं, हर चीज़ महंगी हो रही होती है तो आप पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अपने अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ये आप बेटर जजें। आप खुद सोचें कि आप पे अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो आप पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन का। इवेंचुअली आपका एसेट बढ़ेगा। आपने घर लिया हुआ है तो उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, वो इवेंचुअली पैसे बढ़ेंगे उसके, लेकिन उस लेवल पे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये अगेन क्वेश्चन मार्क है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस तरह से प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की बात की दुबई के अंदर, अगर आपके पास कम फंड है और आप चाहते हैं कि दुबई के अंदर इन्वेस्ट करें तो मैंने स्मार्ट क्राउड के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। मल्टीपल वीडियोस बनाई है इससे पहले भी। उसके रिटर्न की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। उसका थोड़ा सा डिले हो गया, उसका मुझे रीज़न बताया, मैं उस वीडियो में जिक्र करूँगा कि क्यों डिले हुआ था और क्या हुआ है और इवेंचुअली क्या मुझे रिटर्न्स मिले। मैं बाद में बात करूँगा। मैंने उस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं कि स्मार्ट क्राउड के अंदर। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको 250 दिरहम का वेलकम बोनस भी मिलेगा जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं जो कि लिंक में लगा दिया मैंने। इसके अलावा मैंने इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने फायर मूवमेंट के ऊपर जो मैंने जिक्र किया था इस पूरी वीडियो के दरमियान, फायर मूवमेंट पे एक अलग से वीडियो बनाई थी। साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से फायर मूवमेंट किस तरह से आप चला सकते हैं, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।